अमरनाथ से पूरी जगन्नाथ तक यात्रा का प्रारंभ, उफान पर आस्था। दो साल बाद कावड़ की भव्य तैयारी। ड्रोन से निगरानी, चप्पे चप्पे पर नजर। श्रद्धा पथ पर भक्ति यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोविड संकट के बीच कुछ शर्तों के साथ चारधाम यात्रा को छोड़कर सभी धार्मिक यात्राएं बंद रही, जो कि इस साल कोविड संक्रमण का खतरा कम होने के बाद दोबारा से शुरू हो रही है। 29 जून को अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई। गुरुवार को पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी रवाना हो गया और आज पूरी जगन्नाथ यात्रा भी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। वहीं कांवड़ यात्रा भी इस साल शुरू होगी। सावन महीने की शुरुआत के साथ यात्रा की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारी जारी है। तो कोविड के चलते 2 साल के लंबे अंतराल के बाद कांवड़ यात्रा इस साल शुरू हो रही है। भव्य रूप में उसकी शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियां भी जारी हैं। उधर अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक अमरनाथ यात्रा बंद थी और इस साल अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हुई है। गुरुवार को श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है और इस साल बड़ी संख्या में यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। और आज धूमधाम के साथ पूरी जगन्नाथ की यात्रा भी शुरू हो गई है। यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा 12 जुलाई को समाप्त हुई। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं और इससे पहले रथ भगवान जगन्नाथ का, दूसरा भाई बलराम और तीसरा बहन सुभद्रा का होता है। तो ओडिशा के जगन्नाथपुरी के अलावा अहमदाबाद, वाराणसी में भी यात्रा निकाली गई। अहमदाबाद में रथ यात्रा में गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। वहीं राजस्थान के उदयपुर में भी यात्रा निकाली गई है। इसके अलावा वाराणसी में भी यात्रा निकाली गई है। वाराणसी में पिछले 400 साल से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। उत्सुकता तो बहुत है कि ये भगवान का 2 साल बाद, कोरोना के बाद, इतना दिन बाद भगवान का दर्शन हो रहा है। सभी लोग के मन में है कि हाँ, जगन्नाथ जी का दर्शन, जो दर्शन करने वाले लोग हैं वो उनको तो आशा था कि हाँ, आप भगवान आए तो इस पर हम भी दर्शन करें। इसीलिए और भगवान का दर्शन करने से सभी मन में, सबके मन में इच्छा रहता है। तो सावन के महीने में होने वाली कावड़ यात्रा का सनातन धर्म में बड़ा महत्व माना जाता है और सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कावड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं। गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर गंगा जल लेकर घर लौटते हैं। उफान मारती आस्था की भावनाओं पर सवार कांवड़ यात्रा जितनी भव्य होती है, प्रशासन के लिए चुनौती उतनी ही ज्यादा बड़ी होती है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बाद पहली बार होगी यात्रा और यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगी और 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे। कावड़ यात्रा को 12 सुपर जोन में बांटा गया। 31 जोन और 122 सेक्टर्स में बांटा गया है। वहीं 2018 में 2 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे थे। 2019 में 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। आस्था से लबरेज कांवड़िए, कंधे पर कांवड़ और मीलों का पैदल सफर। सावन महीने में शुरू होने वाली ये यात्रा बेहद भव्य होती है
और पुलिस प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण भी। कोविड संकट की वजह से पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा बंद थी, जो कि इस साल दोबारा शुरू हो रही है। 14 जुलाई से यात्रा की शुरुआत होगी, जिसे लेकर अभी से पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। यात्रा की निगरानी ड्रोन से होगी। यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस की तरफ से हमारे जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं और जल्दी उनको पूरा करा लिया जाएगा। अगले 2-3 दिनों में पूरी कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी और इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो कांवड़ के चिन्हित मार्ग हैं उनमें सीसीटीवी लगाने की कार्रवाई चल रही है। कोविड संकट से पहले हुई कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई थी। इस बार भी ऐसी व्यवस्था होगी या नहीं अभी साफ नहीं है। मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि व्यवस्था पहले से बेहतर होगी। जो तैयारियां हमारी चल रही हैं उसमें जो भी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं वो जरूर की जाएंगी और इसमें जो तैयारियां पूर्व में पिछले सालों में 2 साल तो कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी, उससे पहले जो कांवड़ यात्रा हुई थी उसमें जैसी तैयारियां थी, जितनी अच्छी तैयारियां थी उससे बेहतर तैयारी करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली या फिर आसपास के क्षेत्रों से आने वाले यात्री मेरठ से होकर हरिद्वार पहुंचते हैं, तो यमुनानगर या फिर हरियाणा की ओर से आने वाले यात्री सहारनपुर के रास्ते हरिद्वार पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए सहारनपुर पुलिस भी अलर्ट पर है। प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभागों की समन्वय बैठक भी हो चुकी है, जिसमें जो कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले जितने भी व्यवधान हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड समस्याएं हैं, सड़क से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनको लेकर मीटिंग हो चुकी है, जिनको पहले ही सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस के द्वारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान होता है, ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान होता है, वो हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया है। सबसे बड़ी चुनौती हरिद्वार प्रशासन के सामने है। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने यूपी पुलिस के साथ मीटिंग के अलावा दूसरी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं, पुलिस प्रशासन की भी और दूसरे विभागों की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात डिजिटल पेमेंट की दुनिया की, जहां पर इंडिया बॉस बन गया है। जी हां, देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का चलन तेजी से बढ़ा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि यूपीआई वैश्विक स्तर पर पॉपुलर हो रहा है और आने वाले वक्त में यूपीआई के जरिए लेन देन देश की कुल जीडीपी का 8% तक पहुंच जाएगा। भारत बना डिजिटल पेमेंट का बॉस। मैंने तो कैश रखना ही बंद कर दिया जेब में। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं जेब में चेक करूंगा तो 10 रुपए भी नहीं निकलेंगे। यूपीआई का बढ़ा मार्केट, लोगों का भरोसा भी। पेमेंट और क्रेडिट कार्ड भी कम हो गया, अब गूगल पे, यूपीआई पेमेंट अब ज्यादा होने लगा। देश के पॉपुलर, विदेश में भी डिमांड। मेरे को तो बहुत फायदेमंद निकलता है। एटलीस्ट इफ यू डोंट इवन हैव द कैश, यू डोंट हैव टू गो टू द एटीएम, वेट इन द लाइन्स, और कैश ट्रांजैक्शन घटा, रिकॉर्ड बनाएगा यूपीआई। सारे जितने भी ट्रांजैक्शन ज़्यादातर होते हैं, मतलब कम से कम 70 to 80% ट्रांजैक्शन इस पे आ रहे हैं। भारत का यूपीआई दुनिया में डंका। लेकिन सवाल उठता है कि यूपीआई सिस्टम इतनी तेजी से पॉपुलर क्यों हुआ? लोगों का भरोसा यूपीआई पेमेंट सिस्टम पर क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहले ये खबर देखिए। खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा की बदलापुर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो कि एटीएम मशीन में च्युइंगम या फिर एल्फी लगाकर ठगी करते थे। ये गिरोह जैसे ही कोई एटीएम से कैश निकालने आता है तो उससे पहले एटीएम मशीन के एंटर बटन और कार्ड स्वैप करने की जगह पर एल्फी लगा देते हैं, जिससे उनका कार्ड जाम हो जाता था और इसके बाद गिरोह का एक सदस्य अंदर जाता, पीड़ित की मदद की बात कहता और फिर फर्जी कॉल सेंटर का नंबर देकर कॉल करने को कहता और कॉल के दौरान ही गिरोह का दूसरा सदस्य पीड़ित को पिन एंटर करने के लिए कहता था। और इस तरह से गिरोह ग्राहक का एटीएम पिन जान लेता था और जब मशीन में जाम कार्ड को छोड़कर ग्राहक चला जाता है
तो गिरोह के सदस्य कैश विड्रॉ कर लेते हैं। जाहिर है कि एटीएम के जरिए कैश निकालना, अपने पास कैश रखना यूपीआई सिस्टम के मुकाबले सेफ नहीं है। यही वजह है, एक बड़ी वजह है ये कि यूपीआई का चलन बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसके चलते यूपीआई का प्रचलन बढ़ा है। प्रिकॉशंस ये हैं कि सबसे पहले तो कभी अपनी कार्ड डिटेल्स सेव ना करें। ओटीपी अपना, सब जानते हैं ओटीपी क्या होता है आजकल, किसी के साथ शेयर ना करें। उसके अलावा अपना जो पासवर्ड है वो ज्यादा सिंपल ना रखें। सिंपल मतलब डेट ऑफ बर्थ, हाउस नंबर के हिसाब से ना रखें, कॉम्प्लिकेटेड रखें। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसकी वजह से यूपीआई का प्रचलन बढ़ा है। दूसरे शब्दों में कहें तो फिनटेक सेक्टर में भारत की धमक ग्लोबल होने लगी है। और यूपीआई की ग्रोथ कितनी है इन आंकड़ों से समझिए। एक महीने में $100 बिलियन का लेन देन यूपीआई के जरिए होता है। एक महीने में 150 मिलियन यूजर्स यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। आरबीआई के मुताबिक 2025 तक यूपीआई के जरिए होने वाला लेन देन भारत की जीडीपी का 8% होगा। यूपीआई सिस्टम की पहचान ग्लोबल हो चुकी है। भारत के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, भूटान में भी यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांस की लायरा कंपनी ने यूपीआई के लिए समझौता किया है। ऑस्ट्रेलिया भी यूपीआई सिस्टम को लागू करने को लेकर उत्सुक है। चलिए बात राजनीति की करते हैं। राजनीति जो ना कराए। पिता की जयंती पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और विधायक पल्लवी पटेल आमने सामने आ गई हैं। लखनऊ में कल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई जानी है। दोनों बहनें एक ही जगह पर जयंती मनाना चाहती हैं, लेकिन प्रशासन ने पल्लवी पटेल के कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी, जिसके बाद पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गई हैं। और इतने से भी बात नहीं बनी तो लखनऊ में सीएम आवास पर पहुंच गई। भैया मदद कर दो भाई, अंदर बैठ के करो। नहीं कोई दिक्कत नहीं। वादी की पल्लवी पटेल जी हैं जो कि विधायक हैं। मैम क्या कुछ मामला है जो आज आप मुख्यमंत्री आवास आए थे? देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को लेकर के हम सब मानने और चलने वाले हैं। और कल 2 जुलाई को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती का समारोह हम लोग करने वाले थे। उनके ना रहने के बाद से हर वर्ष हमने बड़े धूमधाम से उनका जयंती और परिनिर्वाण दिवस मनाया है। और उसी तारतम्य में कल भी ये कार्यक्रम होना था। और पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, सब नियम कानून को फॉलो करते हुए, सबसे पहले हमने रविंद्रालय बुक कराया, उसको कैंसिल किया गया। फिर हम आए विश्वरैया जो प्रेक्षागार है उसको बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर हमने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक कराया, अब उसको कैंसिल कर दिया गया। मैं एसआई से लेकर के कमिश्नर ऑफ पुलिस से अभी मिल के आ रही हूँ और मुझे आधार कोई नहीं बता रहा है। मुझे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऊपर से किस मंत्री, किस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का प्रेशर है और मेरी गलती क्या है? हम कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे, कोई आंदोलन नहीं कर रहे, कोई धरना नहीं कर रहे, कोई लड़ाई नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपने महापुरुष को याद करने के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। तो किस आधार पे मेरे कार्यक्रम की जो बुकिंग है वो कैंसिल की गई, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि गृह मंत्रालय आपके अधीनस्थ है, तो आपके विभाग में, आपके अधीनस्थ विभाग में कौन मंत्री, कौन उप मुख्यमंत्री आपकी आज्ञा के बगैर या आपकी जानकारी के बगैर ऐसे आदेश दे रहा है? ये जवाब मुझे चाहिए। और आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं हाल ही में यूपी में 2 सीटों पर हुए लोकसभा के उपचुनाव में सपा को मिली हार को लेकर सपा संरक्षक मुलायम सिंह के समधी और बीजेपी नेता हरिओम यादव ने इशारों ही इशारों में राम गोपाल यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सफाई का शकुनी परिवार और पार्टी को खत्म कर रहा है। हरिओम यादव ने कहा कि 2027 तक समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी अगर शकुनी की बात मानी जाती रही। सैपाई का एक शकुनी प्रोफेसर पार्टी को खत्म कर देंगे और सैपाई के शकुनी ने पार्टी खत्म नहीं कराई है, नेताजी का परिवार भी खत्म करा दिया, नेताजी को खत्म किया, आदरणीय शिवपाल सिंह को खत्म किया और धर्मेंद्र को भी खत्म करा दिया।
आजमगढ़ में जाके। परिवार खत्म किया अखिलेश जी ने, समाज खत्म किया और पार्टी खत्म की। ये तीनों चीजें एक शकुनी की सह पर अखिलेश ने खत्म कर दी। समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 24 में एक सिंगल सीट समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतेगी और इस देश में मोदी जी का, प्रदेश में योगी जी का झंडा फिर लहराएगा 24 में। अब आगे क्या स्थिति रहेगी? वैसे आगे हमने बता दिया, समाजवादी पार्टी खत्म, लड़ाई में भी नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी कहीं भी, मुसलमान टोटली जाएगा कांग्रेस में इस देश का, और यादव भगेगा अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए अखिलेश जी ये भूल जाएं, शकुनी के अगर कहे पर रहेंगे तो एक आध दो सीट आ जाएगी 27 में विधानसभा की, वो भी बिल्कुल चली जाएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपना 49वां जन्मदिन मनाया। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने केक काटा। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बधाई दी। आजमगढ़ से नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने भी अखिलेश यादव की फोटो के साथ बधाई संदेश ट्वीट किया। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर देश भर के एसपी नेता कार्यकर्ता लखनऊ आए। केरल से आए एसपी नेताओं ने अखिलेश यादव को अंगवस्त्र भेंट किया। केरल के पारंपरिक सिल्क की शॉल को पहनाकर सम्मानित किया तो तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने भी मुकुट और फूलों का हार पहनाकर स्वागत किया। आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भी अंगवस्त्र और तिरुपति बालाजी का प्रसाद अखिलेश को दिया और मंत्रोच्चार के बीच कलावा बांधते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर बधाई संदेश लिखा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आजमगढ़ के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने भी अखिलेश यादव की फोटो के साथ बधाई दी। निरहुआ ने लिखा, बड़े भैया अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दें और सदा स्वस्थ रखें। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर के टॉपर्स को आज अखिलेश यादव ने सम्मानित किया है, बच्चों का मनोबल बढ़ाया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 10वीं और 12वीं के करीब 20 छात्रों को लैपटॉप दिया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। मैं 10th और 12th के बच्चे जिन्होंने सबसे अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। और जो कहावत है कि हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, अंतोगत्वा उन्हें सम्मान मिलता ही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने छात्रों से बातचीत की, उनके सपनों को समझा और कहा कि न सिर्फ छात्रों के परिवार बल्कि समाज को उम्मीद है कि छात्र आगे बेहतर करेंगे। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, जिसका रास्ता साफ सुथरा है वही बढ़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग और भी हैं समाज में जो कभी कभी मौका पा जाते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हैं। नकल से पास होने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जो अपनी मेहनत से पास होता है वो खुद भी सफल होता है और आगे भी सफल होगा। मैं एक बार फिर बच्चों को बधाई इसलिए देता हूं कि आप दुनिया से जुड़ने जा रहे हैं। सरकार हमारी नहीं है तो कुछ ही बच्चों को दिया है मैंने लैपटॉप। लैपटॉप पाकर छात्र काफी खुश दिखाई दिए। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचवाई और न्यूज 18 से बातचीत में अपनी दिल की बात भी कही। प्रिंस, सबसे पहले तो किस क्लास में आपने टॉप किया और किस तरीके से आज लैपटॉप मिला है, क्या कहा अखिलेश ने? हमने 10th क्लास में टॉप किया और अखिलेश जी ने कहा था आपके कितने नंबर आए हैं और हमको शुभकामनाएं भी दी। और उन्होंने हम लोग को शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ने की हम लोग को सीख दी कि हम लोग कैसे आगे बढ़ना है। और मैंने अपने घर वालों और अपने स्कूल वालों के सपोर्ट से ये मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, कौन सी रैंक आपकी है और कैसे आपने चीज़ों को मैनेज किया, मेहनत की, पढ़ाई की? सर 4th रैंक आई है और
मैंने शुरू से ही ठान लिया था कि हमें टॉपर बनना है। तो मैंने उसी के हिसाब से मेहनत की थी, बहुत मेहनत किया था और आज ये रैंक लाया, अच्छा लग रहा है। मेरी यूपी में 5th रैंक है और आज अखिलेश सर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? आंचल यादव। आंचल, किस क्लास में आपने रैंक क्या हासिल? क्लास 12 यूपी बोर्ड में 4th रैंक। 4th रैंक आई आपकी। क्या करना है अभी आगे? सिविल सर्विस में जाना है। जी जी सर, उन्होंने बोला जिस तरीके से आज आप मेरिट में आई हैं वैसे आगे भी मेहनत करते रहे, अपने लक्ष्य को साकार करें। तो ये टॉपर्स हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर्स में जो है वो अच्छी रैंक हासिल की है। आज अखिलेश यादव से ये सब बच्चे मिले थे। अखिलेश यादव ने भी सब बच्चों को मोटिवेट किया है, उनसे कहा है कि आगे के लक्ष्य भी और लंबे हैं। हालांकि हाई स्कूल और इंटर में उपलब्धियां हासिल करना अच्छा है, लेकिन आगे पढ़ाई और अच्छी करनी है, समाज में सेवा करनी है। और हर बच्चों ने मिलकर अखिलेश यादव से अपने आने वाले सफर के बारे में भी बहुत सारी बातें की। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं, पर बावजूद इसके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाना चाहते। 2 दिन के चिंतन शिविर की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने यही मुद्दा उठाया और पूरे विभाग के सामने एक सवाल छोड़ दिया कि हालात कैसे सुधरेंगे, ये बताइए। उत्तराखंड में कुल 1,95,000 सरकारी कर्मचारी हैं और इनमें से अकेले 70,000 शिक्षक और कर्मचारी शिक्षा विभाग में हैं। ये बात खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हैरानी जताते हुए देहरादून में शिक्षा विभाग के चिंतन शिविर में कही। 2 दिन के इस चिंतन शिविर में शिक्षा विभाग के राज्य, जिले और ब्लॉक लेवल के अधिकारी पहुंचे, जिनके सामने मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार क्यों घट रही है। इस सवाल का जवाब सबको खोजना होगा। है उस पर चिंतन करेंगे और चिंतन करने के बाद जो भी उससे चिंतन और मंथन से अमृत निकलेगा, उस मंथन से हमारी छात्र संख्या भी बढ़ेगी और छात्रों का जो शैक्षिक वातावरण है वह भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में हालात कैसे सुधरेंगे इसका प्लान बताइए और प्लान 10 नहीं 1 होना चाहिए, जिस पर काम भी हो सके और रिजल्ट भी दिखे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सवालों को पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि ये हाल बीते 5 साल में हुआ। पिछले 5 साल में इन्हीं की सरकार थी, त्रिवेंद्र जी से लेकर के जितने हमारे 3 मुख्यमंत्री हैं, उससे लेकर के आज देखिए कि शिक्षा की हालत क्या है। तो इसके जिम्मेदार भी यही लोग तो हैं, इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। सरकार पिछली बार भी उनकी थी, इस बार भी उनकी बन गई है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की खराब हालत को पलायन की बड़ी वजह माना जाता है। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की होड़ में लोग गांव छोड़कर शहरों में दौड़ आते हैं। देहरादून में 2 दिन का चिंतन शिविर शिक्षा की क्वालिटी सुधारने पर हो रहा है, पर सवाल है कि जब स्कूलों में बच्चे ही नहीं होंगे तो 70,000 शिक्षक आखिर किसे शिक्षा देंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब भारत की उपलब्धि की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु में डीआरडीओ ने खास मानव रहित विमान उड़ाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। ये फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में पूरी की गई, जिसमें ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को परखा गया। सबसे खास बात तो ये रही है कि इसमें विमान ने उड़ने से लेकर लैंड करने तक का सारा काम खुद ही किया है। डीआरडीओ ने अपने बयान में इसकी जानकारी भी दी है। इससे भविष्य के मानव रहित विमान विकसित करने में काफी मदद मिलेगी। इसका वीडियो भी जारी किया गया है और ये काफी उत्साहवर्धक वीडियो इस वक्त आपके सामने। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रसोई वैन को रवाना किया।